हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 8 फरवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारे पहले न्यूज़ टर्की अर्थक्वेक को लेकर है। अब यह न्यूज़ में क्यों है? आपको पता होगा कि 6 तारीख को सुबह टर्की में एक अर्थक्वेक आया, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हम इसको बोल सकते हैं। इसके झटके हमें टर्की, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ तक कि इज़राइल के कुछ पार्ट्स में भी हमें इसके भूकंप के झटके देखने को मिले। अभी तक न्यूज़ आई है कि लगभग 11,000 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग थाउज़ेंड्स ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, क्योंकि जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? जब किसी फॉल्ट पर आपका अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं, उसे आफ्टर शॉक बोला जाता है। ये कुछ वीक्स तक आ सकती हैं, कुछ डेज़ तक आ सकती हैं, कुछ मंथ तक आ सकती हैं, यहाँ तक कि कुछ ईयर्स तक भी आपको आफ्टर शॉक देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्थक्वेक होता क्या है? तो अर्थक्वेक के पहले हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम अर्थ को एनालाइज़ करें, तो अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन-सा है? क्रस्ट। उसके बाद में क्या होता है? मेंटल। उसके बाद में क्या होता है? कोर। ठीक है? तो क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? लिथोस्फीयर, जो हमारा लैंड होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और बीच में क्या होता है? मेंटल। और मेंटल के अपर पार्ट में क्या होता है? लावा होता है। और लास्ट पार्ट क्या होता है? कोर। ठीक है? जिसमें आयरन, निकल आपको मिलते हैं। तो ये हमने अर्थ को समझा। अब हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं? तो हमारा जो लिथोस्फीयर है, उसको हम प्लेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, बट ये माइनर भी प्लेट्स होती हैं। बट जो 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये भी आपस में क्या करती हैं? इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। या तो ये कन्वर्ज होती है, या ये डाइवर्जेंट होती है, या इनके बीच में स्ट्राइक होता है। तो जब 2 प्लेट टेक्टोनिक्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे ही अर्थक्वेक बोला जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि आखिर टर्की क्यों प्रोन टू अर्थक्वेक है? तो अगर आप टर्की को देखोगे, तो वो किस पे सिचुएटेड है? वो एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक पे सिचुएटेड है। ये आप देख पा रहे हो, ये जो ब्लॉक है, ये एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक है। अब इसके ऊपर देखोगे तो आपको यूरेशियन प्लेट दिखाई देगी और इधर आपको देखोगे तो आपको अरेबियन प्लेट दिखाई देगी। तो जो टर्की जिस प्लेट पे सिचुएटेड है, वो है एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक। वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में फँस जाता है। तो क्या होता है, ये जो अरेबियन प्लेट आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर बार-बार उसको पुश करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फ़ॉल्ट ऑकर हो जाता है। इस फ़ॉल्ट को बोलते हैं ईस्ट एनाटोलियन फ़ॉल्ट। तो जो इस बार का जो अर्थक्वेक आया है, वो ईस्ट एनाटोलियन फ़ॉल्ट पर आया है। और जो नॉर्थ एनाटोलियन फ़ॉल्ट है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो यहाँ पे जो फ़ॉल्ट बनता है यूरेशियन प्लेट से टकराने से, उसे नॉर्थ एनाटोलियन फ़ॉल्ट बोला जाता है। तो हुआ क्या है, ये इस बार का जो अर्थक्वेक है, इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है? क्योंकि हर बार जो अर्थक्वेक आता है टर्की में, वो दरअसल नॉर्थ एनाटोलियन फ़ॉल्ट पे आता है, मतलब यहाँ पर आता है। तो जो सारी तैयारियाँ होती है, जो बिल्डिंग्स जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाई गई हैं, वो यहाँ बनाई गई हैं। तो जो ईस्ट एनाटोलियन फ़ॉल्ट है, वहाँ पर जनरली उसको थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इस बार जो अर्थक्वेक आया, उसने ईस्ट एनाटोलियन फ़ॉल्ट पर स्ट्राइक किया। इससे क्या हुआ कि वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, उनकी अर्ली वार्निंग जो सिस्टम थी, वो यहाँ पर अच्छी नहीं थी। इस वजह से इतना डिस्ट्रक्टिव हो गया ये अर्थक्वेक। दूसरा टर्म हमें ये जानना है कि ये जो अर्थक्वेक है, इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बताया जा रहा है। देखिए, जब 2 प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। बट ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है कि ये जो आपस में जो प्लेट हैं, एनाटोलियन टेक्टोनिक ब्लॉक और जो अरेबियन प्लेट है, ये जो 2 प्लेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं? आपस में एक-दूसरे को पुश कर रही हैं और साथ ही साथ एक-दूसरे से स्ट्राइक भी कर रही हैं। तो इस वजह से इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोला जा रहा है। मतलब एक तो ये एक-दूसरे के पास पास भी आ रही हैं, तो इससे भी टकरा रही हैं और ये स्लिप भी कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए इसे स्ट्राइक स्लिप पोर्ट के कारण जो अर्थक्वेक हो गया था, वो बताया गया है। और इन फैक्टर्स की वजह से जो टर्की है, उसका 95% जो हिस्सा है, वो प्रोन टू अर्थक्वेक है। तो हमें यहाँ पर बस ये पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक होता क्या है, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, ठीक है? यहाँ पे वेव्स पूछ सकता है यूपीएससी आपसे, ठीक है? जो प्राइमरी वेव होती है, जो सरफेस वेव होती हैं। उसके बाद आपसे फ़ॉल्ट के बारे में पूछ सकता है, स्ट्राइक स्लिप फ़ॉल्ट के बारे में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो इसलिए हमें इन फ़ॉल्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ई20 फ्यूल को लेकर है। अभी ई20 फ्यूल क्या होता है? आपका जब पेट्रोल जब 20% उसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा, तब उसे ई20 फ्यूल बोला जाएगा। हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर बेंगलोर के दौरे में थे। उन्होंने कई सारे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं, उनको लॉन्च किए। उन्हीं में से एक था ई20 फ्यूल। इस ई20 फ्यूल के लिए उन्होंने 84 रिटेल आउटलेट्स को लॉन्च किया इन 11 स्टेट्स। साथ ही साथ एक ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी उन्होंने लॉन्च किया। तो ई20 फ्यूल क्या है? जब पेट्रोल के साथ में 80% पेट्रोल के साथ में जब 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा, तब इसे ई20 फ्यूल बोला जाता है। इंडिया ऑलरेडी ई10 के टारगेट को मीट कर चुका है। मतलब अभी जब हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो उसमें 10% एथेनॉल मिला हुआ होता है। बट हमारा टारगेट क्या है कि 2025 तक हमारा पेट्रोल है वो ब्लेंड हो जाए 20% एथेनॉल से। तो हमें 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है।
अब इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो जो बायोफ्यूल्स होते हैं, जो E20 एक बायोफ्यूल है, तो उससे क्या होगा? तो ये कम पॉल्यूटेंट एमिट करता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉल्यूशन लेवल होगा, वो कम होगा। आपने भी देखा होगा जितनी भी हमारी मेट्रो सिटीज़ है, खासकर दिल्ली, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है और जो इनका मेजर रीज़न होता है, वो व्हीकलर एमिशन से होता है। तो अगर हमारे व्हीकल्स में हम बायोफ्यूल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो कम पॉल्यूशन होगा, ठीक है? सेकंड है 85% हमारा जो फ्यूल होता है, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट है, उसका जो बिल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब एथेनॉल को हम अगर ब्लेंड करेंगे, तो एथेनॉल को हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है, वो कम होगा, तो उससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जब हम कोई नया टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, नई जॉब क्रिएट होती हैं। तो जो नई रिटेल आउटलेट्स खुलेंगी, कई जगह जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुले जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पर नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तो इससे जॉब क्रिएशन मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। एथेनॉल तो एक बायोफ्यूल है, तो जो बायो मटेरियल होगा, वो कौन ग्रो करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मर्स ग्रो करेंगे। तो इससे हमारे फार्मर्स को पैसा ज़्यादा मिलेगा, उनकी इनकम डबल होगी। अब ग्रीन मोबिलिटी रैली क्या है? तो ये जो रैली है, ये क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो कि मोदी जी ने लॉन्च करी है बेंगलोर से। तो ग्रीन मोबिलिटी रैली हमारे क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करने के लिए एक अवेयरनेस रैली है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को यूनेस्को का हेरिटेज टैग मिलने जा रहा है। अब ये फैक्ट इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगी। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, जो हेरिटेज मिलता है, जो यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस मिलता है, वो किनको मिलता है? ऐसे मॉन्यूमेंट्स को दिया जाता है जो फंक्शनल नहीं होते हैं। मतलब जैसे ताजमहल है, अब वो फंक्शनल नहीं है, अब आप उसको देखने जा सकते हो, बट ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है। बट ये यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अभी भी ये फंक्शनल है, इसलिए इसे वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज माना जाएगा। तो यूपीएससी डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इसे किसने बनाया था? इसे रवींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था 1921 में, और इसे एज़ सोसाइटी रजिस्टर्ड किया गया था मई 1922 में। ये एक सेंटर ऑफ कल्चर है, जहाँ पर आपको आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक के आपको प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसे जो हेरिटेज स्टेटस मिला है, तो इसके आर्किटेक्चर की वजह से मिला है। इसके आर्किटेक्चर में आपको एक कालोबारी मिलेगा, जो कि एक मड स्ट्रक्चर है, जो कि कोर्ट आर्ट से बना है। इसमें आपको एक मास्टर मोसा स्टूडियो मिलेगा और कुछ आपको मुरल पेंटिंग्स मिलेगी, जो किसने बनाई है? बिंदु बिहारी मुखोपाध्याय, नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ कर, सोमनाथ होरे और कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये वहाँ पर मुरल पेंटिंग्स भी बनाई है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी डाइवर्स है। इस वजह से यूनेस्को ने इसे हेरिटेज का स्टेटस दिया है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कि अमेरिका से 18 आर्म्ड प्रेडेटर MQ-9A को इंपोर्ट करने वाला है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये ड्रोन्स की क्या खासियत है। ये ड्रोन एक तो 50,000 फीट की ऊंचाई पे जा सकता है, ये इसका एल्टीट्यूड है। साथ ही साथ ये 24 आवर्स तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। तो ये दो खास चीजें हैं जो इसको काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। और अगर ये अर्थ पे एक फुटबॉल के साइज तक को ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकती है, उसको टारगेट कर सकती है। इसमें कौन-कौन सी मिसाइल लगी होती है? इसमें एक एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइल लगी हुई है और एक एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है। तो जो टोटल 18 ड्रोन्स हम जो यूएस से लेने वाले हैं, तो उसमें से 6 ड्रोन हर सर्विस को दी जाएगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। अगर हम नेवी की बात करें, तो नेवी ऑलरेडी सी गार्जियन MQ-9B ड्रोन्स को यूज़ कर रही है। 2 जिसे किसने बनाया है? ये अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स कंपनी ने बनाया है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान है, वो विंग लोंग 2 जो आर्म ड्रोन्स है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें उन्हें काउंटर करना होगा, तो हमारे पास जो ड्रोन्स होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता होगा कि रशिया में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, रशिया-यूक्रेन वॉर में। क्योंकि अगर यूक्रेन जो काउंटर स्ट्राइक कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, वो किससे कर रहा है? वो टर्की के बरख्तियार ड्रोन्स को लेकर कर रहा है। इधर से ईरान ने कुछ ड्रोन्स प्रोवाइड करे हैं रशिया को। तो आज की तारीख में अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर देखें, तो ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी इंडिया के पास में 2 होस्टाइल नेबर्स हैं, एक है पाकिस्तान, एक है चाइना। तो इसलिए ये हमारे लिए ये जो ड्रोन्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और खासकर ये नेवी को काफ़ी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेरीटाइम डोमेन है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो वहाँ पर हमें सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो चूँकि हम प्रेडेटर 9 MQ-9 है अमेरिका से ले रहे हैं, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ जुपिटर प्लेनेट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जुपिटर की जो मून्स हैं, उसमें 12 न्यू मून्स को ऐड किया गया है। तो अब जुपिटर के पास में टोटल कितने मून्स हो गए? 92 मून्स हो गए। तो अब जुपिटर है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, लार्जेस्ट प्लेनेट भी है, और साथ ही साथ जुपिटर के पास अब सबसे ज़्यादा मून्स भी हो गए। पहले सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास में थे? सैटर्न के पास में, जिसका 83 मून्स थे, बट अब
जिसका सबसे ज़्यादा मून्स है वो किसके पास है? जुपिटर प्लैनेट के पास में है। हालाँकि जितने भी नए जो मून्स दिखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे दिखे हैं जुपिटर से, ठीक है? उनको जुपिटर को ऑर्बिट करने में कितने दिन लगते हैं? 340 डेज़ लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मून्स हैं, जो नए मून्स जो फाइंड आउट किए गए हैं, ये जुपिटर को अपोज़िट डायरेक्शन में ऑर्बिट करते हैं। मतलब जो इनर मून्स हैं, जो काफ़ी जुपिटर के जो पास वाले जितने मून्स हैं, उनके अपोज़िट डायरेक्शन में जो नए मून्स हैं, वो जुपिटर को ऑर्बिट करते हैं। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जुपिटर ने बाद में इन मून्स को कैप्चर किया है या अट्रैक्ट किया है। और ये जो नए मून्स हैं, उनमें से मात्र 5 ही ऐसे मून्स हैं जो कि 8 किलोमीटर से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो कुछ मून्स हैं, ये आपस में टकराए होंगे, कोलिजन हुआ होगा। इस वजह से छोटे-छोटे पार्ट्स में बिखर गए हैं और अब ये एज़ अ मून जुपिटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है एस्ट्रोनॉमर्स की तरफ से। पर हमें प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से बस फैक्ट याद रखना है कि अब सबसे ज़्यादा जो मून्स हैं, वो जुपिटर के पास में है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और सेकंड के पास में 83 मून्स हैं फिलहाल। यूरेनस के पास में 27 मून्स हैं। नेपच्यून के पास में 14, मार्स के पास में 2, अर्थ के पास में केवल 1 ही है। वीनस, मर्क्यूरी के पास में कोई मून नहीं है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो क्या होगा आंसर आपको दिख रहा है इस मैप में? बी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। जो कि अभी आपको पता है कि टर्की में अर्थक्वेक आया है, न्यूज़ में है, तो इसकी जो फिजिकल लोकेशन है वो लगातार न्यूज़ में रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके नॉर्थ में ब्लैक सी है और साउथ में मेडिटेरेनियन सी है। मैप में हर साल क्वेश्चन आता है, तो चूँकि ये जो रीजन है, इज़राइल की वजह से भी न्यूज़ में रहता है, टर्की की वजह से भी न्यूज़ में रहता है, तो हमें यहाँ का जो मैपिंग है उसको अच्छे से करके जाना है। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।